जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि मैथमेटिक्स है क्या, व्हाट इज मैथमेटिक्स। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपने कभी विचार किया है कि मैथमेटिक्स अगर आखिरकार है क्या, ये अपनी इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है और इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो कृपया हमें बताइए कि मैथमेटिक्स है क्या। तो उसका जवाब ये है, मैथमेटिक्स या गणित एक विज्ञान है जो किसी या जो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, संख्या, आकार, शेप, संख्या नंबर्स, शेप, मात्रा या व्यवस्था के लॉजिक पर आधारित है या बेस्ड है। दोस्तों अपन ने क्या लिखा है, मैथमेटिक्स या गणित एक विज्ञान है जो संख्या, आकार, मात्रा या व्यवस्था के लॉजिक पर आधारित है। इससे अपन क्या सीखे हैं कि अपन ने मैथमेटिक्स को एक विज्ञान माना है। क्या माना है? विज्ञान माना है। अपन इसको ज्ञान भी मान सकते हैं, लेकिन विज्ञान क्यों माना है? क्योंकि विज्ञान ये कहता है, विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा ज्ञान जो आकलन, अध्ययन और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों अपन ने विज्ञान को कैसे डिफाइन किया है? ऐसा ज्ञान जो विचारों, आकलन, अध्ययन और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे अपन विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिक्स क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है। ज्ञान, जो एक वर्ड और है ज्ञान, उसके बारे में डिफरेंट पता चल गया होगा। ज्ञान एक सिंपल सी नॉलेज है। किसी भी चीज़ की अपन अगर नॉलेज रखते हैं तो उसको सिर्फ ज्ञान कहेंगे, ना कि विज्ञान कहेंगे। विज्ञान के लिए आपको विचारों, आकलन, अध्ययन, प्रयोगों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही अपन विज्ञान कहेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स में भी अपन विचार करते हैं, आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं और प्रयोगों के द्वारा ही मैथमेटिक्स का ज्ञान अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपन इसको एक विज्ञान कह रहे हैं, ना कि ज्ञान कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। मैथमेटिक्स क्या ये अभी प्रेजेंट टाइम, अपने मॉडर्न टाइम में ही है या एंशिएंट टाइम से चली आ रही है? तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट अपन डाल देते हैं, ओरिजिन। तो दोस्तों आपने कभी विचार किया है कि ये मैथमेटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, या मैथमेटिक्स कहाँ से जन्म लिया होगा? क्या ये मॉडर्न डेज की है या पहले से चली आ रही? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसका ओरिजिन है,
प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। जब इंसान डेवलप हो रहा था, तब जब इंसान अपने होमोसेपियन फॉर्म में था, जब तभी से इसका ओरिजिन मानते हैं। तो इसका ओरिजिन अपन लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। या प्री हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपको बना के सुनाता हूँ, ताकि आप इसके ओरिजिन के बारे में समझ सको। मान लो, जब इंसान जन्म ले रहा था, या इंसान की फॉर्म में जब वो आ रहा था, तब वो इस तरीके से रहा होगा, और उसके साथ ही इस तरीके से रहे होंगे, और उनके पास कुछ थिंग्स रही होगी, चाहे वो लकड़ी के गट्ठे रहे होंगे, या पत्थर के टुकड़े रहे होंगे, या भोजन आदि सामग्री रही होगी। तो इन्होंने कभी इनको डिवाइड करने की अगर नौबत आई होगी, तब इन्होंने डिवाइड किया होगा, दो ढेर बनाए होंगे। तब इन्होंने देखा होगा कि मेरे पास कितनी लकड़ियां हैं या कितने पत्थर हैं। तो इन्होंने डिवाइडेशन के लिए रूल कुछ बनाए होंगे, डिवाइडेशन के कुछ रोल बनाए होंगे। तब इनके पास इनको गिनने या इनकी संख्या मात्रा डिफाइन करने के लिए इन्होंने कुछ रूल बनाए होंगे। तब ये संख्या पद्धति की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, जो अपने मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग मानते हैं, वो नंबर्स या काउंटिंग से मानते हैं, गिनने से मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई है। तो अपन लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? काउंटिंग, गिनना, गिनने से मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई होगी। जब इन्होंने छोटे स्तर पे जब गिनना शुरू हुआ होगा, तब इनका इनका काम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या 100 अंक से चल गया होगा। लेकिन जब इन्हें जब मानव सभ्यता आगे बढ़ी और इन्हें बहुत सी क्वांटिटी को डिफाइन करना की जरूरत पड़ी। अब आप समझ सकते हैं, किसी गांव की जनसंख्या डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, फसल कितने पेड़ है जंगल में, वो डिफाइन करने की जरूरत पड़ी होगी। तब इन्होंने इन नंबर्स को मर्ज करना या कंबाइन करना शुरू किया। तब बड़ी बड़ी संख्या इनके सामने आई होगी। कंबाइनिंग, जैसे ये 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग थी, इन्होंने इनको साथ में लिखना शुरू कर दिया। तब इनके पास बड़े बड़े नंबर आने लगे। तब ये तो अपन कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन तो काउंटिंग से मान सकते हैं, फिर आगे का पार्ट कॉम्बाइनिंग दी नंबर्स, नंबर को जोड़ के मान सकते हैं। इस प्रकार से मैथमेटिक्स का ओरिजिन हुआ होगा। ओके दोस्तों, आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि इसका ओरिजिन, मैथमेटिक्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ होगा। फिर दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स की हिस्ट्री क्या रही है, क्या हमें किस जगह से कौन से प्रमाण मिले हैं, या अपने इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं और कैसे कैसे मिले हैं। हिस्ट्री। अगर मैथमेटिक्स की हिस्ट्री की बात करें, तो हमें बहुत सी जगह से बहुत प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे फेमस हड्डियों पर हमें काउंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ऐसे काउंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सी जगह पे काउंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है, उसका इतिहास काफी पुराना रहा है। बेबीलोन, जो मेसापोटामिया, जो सभ्यता है, जो प्रेजेंट टाइम इराक में केंद्रित मानी जाती है।
ये लगभग 1900 से 2000 बीसी पुरानी सभ्यता है। वहां से हमें एक मिट्टी का बना हुआ पट्ट मिला है जिस पे काउंटिंग के हमें साक्ष्य मिले हैं, काउंटिंग की हुई, गणना की हुई चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों इसी क्रम में अपन अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य मिलते हैं या इंडिया की हिस्ट्री किस हिसाब से रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में सबसे पहले आती है वैदिक मैथमेटिक्स। तो दोस्तों वैदिक मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वेदों से हुआ है। और अपने वेद कितने पुराने हैं? अपने वेद लगभग 3500 से 2500 बीसी, मतलब आज से लगभग 5000 से 6000 साल पुराने अपने वेद रहे हैं। और इतनी ही पुरानी अपनी वैदिक मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ से ओरिजिन हुई? वेदों से। और वेदों में किस फॉर्म में थी? ये श्लोकों के फॉर्म में थी। पूरी वैदिक मैथमेटिक्स श्लोकों के फॉर्म में थी। कितने श्लोक अभी तक खोजे गए हैं? 16 श्लोक। और उपश्लोक कितने खोजे गए हैं? 13। और इनकी खोज किसने की है? 1911 से 1920 के लगभग अपने पुरी के शंकराचार्य चार्य श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ तीर्थ जी महाराज। तो दोस्तों जो वैदिक मैथमेटिक्स की प्रकाश में लाने का श्लोक किन्हें जाता है? श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने अधिक तपस्या करके ये ज्ञान प्राप्त किया है और इन श्लोकों के माध्यम से एक मैथमेटिक्स की गणना की है, मैथमेटिक्स की खोज की है, जिसको आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इसको वैदिक मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों के द्वारा उत्पन्न हुई है या वेदों से इनको लिया गया है। और इसमें टोटल श्लोक कितने हैं? 16। इसको सूत्र भी कह सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र है? तो 16 सूत्र हैं। और उपसूत्र कितने हैं? वो 13 उपसूत्र है। और पूरी वैदिक मैथमेटिक्स अपनी इन्हीं 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों पे चलती है। और वैदिक मैथमेटिक्स का एक एडवांटेज ये है कि ये अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू पूरी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज, ये अपनी स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा देती है और अपने गणित की गणनाओं को बहुत जल्दी संभव करा देती है और बहुत एक्यूरेट। और इसको अपन मुख्य जमानी या फिर अपने माइंड में सोचने के द्वारा ही अपन बड़ी बड़ी गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन जो टॉपिक लेंगे वो है मैथमेटिशियन। समय समय में बहुत सारे मैथमेटिशियन, इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन या फिर गणितज्ञ जिसको अपन कह सकते हैं, हुए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से या अपने ज्ञान से बहुत सारी ऐसी गणना की है या अपने को फॉर्मूला प्रमेय दी है जिसका यूज अब अपन आज भी करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 5th सेंचुरी बीसी। और इन्होंने बहुत सारी थ्योरम दिए हैं, उनमें सबसे फेमस जो हुई है पाइथागोरस थ्योरम हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम इनकी सबसे फेमस रही है। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे, छोटी कक्षाओं में भी ये थ्योरम आती है। ये थ्योरम एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है।
अगर इसकी जो बेस है आधार x मान ले, लंब अगर y मान ले और कर्ण z मान लें, बेस, लॉन्गिट्यूड और हाइपोटेनियस अगर ये मान लेते हैं x y z, तो बेस का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर होता है, वो अपने कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने डिफाइन किया है। पाइथागोरस ने ये कैसे डिफाइन किया होगा, तो आइए दोस्तों चलते हैं। पाइथागोरस ने पहले इस भुजा पे एक वर्ग स्क्वायर बनाया होगा, एक्स भुजा का। इसी प्रकार से उसने लंब पर भी एक स्क्वायर बनाया होगा, वाई भुजा का। इसी प्रकार से उसने कर्ण पे भी एक स्क्वायर बनाया होगा, जेड भुजा का। ठीक है दोस्तों, फिर उसने इनका एरिया कैलकुलेट किया होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा स्क्वायर या वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ये एरिया होता है स्क्वायर का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। जब उन्होंने इस एरिया को कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा कि मैं इस एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। आई होप आपको पाइथागोरस प्रमेय और वो कैसे इन्वेंट हुई, कैसे उसकी खोज हुई, समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिया अपने पाइथागोरस के बारे में। अपन अब कुछ मैथमेटिशियन इंडिया के भी देख लेते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में योगदान दिया है। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो अपनी बुक लिखी है वो है आर्यभट्टियम। इस आर्यभट्टियम में इन्होंने दशमलव पद्धति और जीरो के बारे में बताया। तो दोस्तों आर्यभट्ट की जो ये बुक है ये हमें दशमलव पद्धति और जीरो के बारे में बताती है। ये लगभग 5th सेंचुरी एडी की है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अपन दूसरे इंडियन गणितज्ञ की बात करते हैं, भास्कराचार्य। स्फूर्त सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक लिखी ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका। ये इन्होंने 7th सेंचुरी एडी में लिखी, और इसमें भी जीरो का हमें वर्णन मिलता है। जीरो का हमें इसमें उल्लेख मिलता है, जीरो का यूज कैसे हुआ है, कैसे करते हैं, उसकी जानकारी हमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है उसका हमें उल्लेख मिलता है। फिर दोस्तों इसके आगे अपन बात करें श्रीनिवास रामानुजाचार्य। इनका नाम आपने सुना होगा या सोशल मीडिया में कभी आपने पढ़ा होगा। ये भी इंडिया के बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1887 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1920
महज 33 साल की उम्र में हो गई है। ये उस समय अपने इंडिया में ब्रिटिश काल था, उस समय इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दोस्तों मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत से योगदान दिए हैं, दुनिया को बहुत सी थ्योरम दी है। इन्होंने लगभग 3,500 थ्योरम डिफाइन की थी, जिसमें से बहुत सी थ्योरम अभी प्रूफ भी हो चुकी है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने कार्य को पब्लिश करवाया, अपने कार्य से अवगत करवाया है। वहाँ से इनके कार्य से प्रभावित हो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें अपना स्कॉलर भी नामित किया। वहाँ के विश्वविद्यालय में इन्होंने स्टडी भी की और रिसर्च भी किया। और ये रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य जो बहुत ही अब विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं वही रह सकते हैं। उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, यहाँ तक कि आइंस्टीन तक वहाँ के रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी थ्योरम को डिफाइन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। इन पे एक बुक लिखी गई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इन पे बुक लिखी गई है। दोस्तों इनकी जो सबसे फेमस थ्योरम रही है, इन्होंने जो अपने नंबर से अगर उनको इन्फिनिट टाइम तक जोड़ दें, या अपन ऐसे शुरू करें 1+2+3+4 और ऐसे ऐसे इनको जोड़ते जाएं और इन्फिनिटी तक इनको अगर ऐड कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1/12 आएगी। ये इनकी बहुत फेमस थ्योरम रही है। ये इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने ब्रीफ आइडिया फेमस मैथमेटिशियन या यूं कहें फेमस गणितज्ञों के बारे में अपन ने कुछ जानकारी ली है। दोस्तों अपन सब ये जानकारी क्यों ले रहे हैं? ताकि आप थोड़ा मैथमेटिक्स से फेमिलियर हो जाओ, थोड़ा जागरूक हो जाओ, थोड़े आपके माइंड के तार खुल जाएं कि मैथमेटिक्स आखिर है क्या, मैथमेटिक्स की क्या हिस्ट्री रही है। दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में या ऑफलाइन क्लासों में या छोटी कक्षाओं में आपने मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन इस तरीके से मैथ मैथ का अध्ययन करना आपने शायद ही पढ़ा होगा। मैं आपको इस तरीके से अध्ययन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका मैथमेटिक्स के बारे में जो भय था, जो डर था, वो दूर हो सके और आप मैथमेटिक्स को भी इतना ही प्यार दें जितने दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं। मैथमेटिक्स में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपको 100% नंबर दिला सकता है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैथमेटिक्स को आप बेसिक से अगर जान लोगे या अब तो आपकी इसमें रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस पूरे रहे। तो आप बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या बोर्ड एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करके आ चुके हैं या तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि बोर्ड मैथ और कंपटीशन मैथ में क्या डिफरेंस है या इन्हें कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपनी बोर्ड मैथ रहती है, तो दोस्तों जो अपनी बोर्ड मैथ रहती है उसमें अपन किसी भी थ्योरम, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अपन किसी भी थ्योरम का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाते हैं और कॉपी में एग्जामिनर अपन को उस हिसाब से मार्किंग कर देता है या मार्क्स दे देता है। अगर आपको प्रॉब्लम दी गई है और उसका आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको
स्टेप बाय स्टेप, अगर आप जितना स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करोगे उसको आपके इतने मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि कंपटीशन मैथ में ऐसा नहीं है। कंपटीशन मैथ बेसिकली आपके रिजल्ट पे बेस्ड होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, उसका आपको रिजल्ट निकालना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को टिक लगाना होता है। उसमें आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने कैसे निकाला है, या फिर आपने उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना एक टाइम मैनेजमेंट, आप जितना फास्ट करोगे उतना आप भीड़ से अलग रहोगे, उतना ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो इस रिजल्ट निकालने और जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए ट्रिक्स का जन्म होता है। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को एनालाइज करके, उसके पैटर्न को एनालिसिस में ध्यान करके उसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मुलेट करना या फिर उनको डिफाइन कर देना, जिससे आपका टाइम बचे, कम माइंड लगे, कम एनर्जी लगे और आपका आंसर 2 या 3 या 5 सेकंड में आ जाए और आप भीड़ से अलग हो जाओ, कंपटीशन में आगे बढ़ जाओ। वही ट्रिक्स है और उन्हीं ट्रिक्स पे TST टॉप स्कोर ट्रिक्स आपका यूट्यूब चैनल आधारित है। वही ट्रिक्स आपको बताएगा, वही चीज़ें बताएगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक लाएं और भीड़ से आगे बढ़ जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। इन ट्रिक्स को अपनाने के लिए, इन ट्रिक्स को अपने फेमिलियर होने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पूरे क्वेश्चन का पैटर्न देखना पड़ता है, उसके बाद ही ये ट्रिक्स से आप फेमिलियर हो पाओगे। अगर आप इस पे मेहनत नहीं करते हो तो सारा मिसमैच हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा और आप इन ट्रिक्स को सीख नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, अपन को प्रैक्टिस करते रहना है ताकि इन ट्रिक्स से अपन फेमिलियर हो जाए और जल्द से जल्द अपन आंसर अपना निकाल सके। ओके दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है आपको भली भांति समझ में आ रहा है या आ रहा होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।